उनके लिए चाहे कितना भी कर लो, उन्हें कभी फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपका प्यार गलत भाषा में डिलीवर हो रहा है। हर इंसान की लव लैंग्वेज अलग होती है। कोई शब्दों से जीता है, कोई वक्त से, कोई छोटे छोटे जेस्चर्स से। और जब आप उनकी भाषा में प्यार दिखाना शुरू करते हो, तब आपका रिश्ता अपने आप अनलॉक मोड में चला जाता है। तो चलिए, इस पॉडकास्ट में प्यार की 5 भाषाओं को और अच्छे से और गहराई से समझते हैं। तो हमारे पास आज जो नोट्स हैं वे एक बहुत ही सीधा और शायद थोड़ा अजीब सा सवाल पूछते हैं। क्या तुम्हारा प्यार सही से डिलीवर हो रहा है? डिलीवर, हाँ, ये शब्द का इस्तेमाल बड़ा दिलचस्प है ना? जैसे कोई अमेज़न का पैकेज हो हाँ। जो भेजा तो गया पर शायद गलत पते पर पहुंच गया। या रास्ते में ही कहीं खो गया। बिल्कुल। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि कई रिश्तों में असल में ऐसा ही होता है। आप बहुत कोशिश कर रही हैं, बहुत प्यार दे रही हैं, लेकिन सामने वाले तक वो पहुंच ही नहीं रहा। और इसी से हमारी आज की गहरी चर्चा का विषय खुलता है, प्यार की 5 भाषाएं। ये नोट्स जो हैं ये एक फ्रेमवर्क की तरह हैं, सही, जो ये समझने में मदद करते हैं कि हम प्यार कैसे देते हैं और कैसे पाना चाहते हैं। तो आज का मकसद इन भाषाओं को सिर्फ समझना नहीं, बल्कि उनकी गहराइयों में उतरना है। और ये देखना है कि क्या ये वाकई रिश्तों को देखने का एक नया नजरिया दे सकती है। बिल्कुल। ये एक ज़रूरी बात है। हमें ये साफ करना होगा कि हम यहाँ शाब्दिक भाषाओं की, मतलब हिंदी इंग्लिश की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं। ये एक रूपक है, एक मेटाफर है। ये अवधारणा उन अलग अलग तरीकों के बारे में है जिनसे लोग भावनात्मक रूप से प्यार को व्यक्त करते हैं और महसूस करते हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है कि हम मान लेते हैं कि हमारा पार्टनर उसी तरह से प्यार महसूस करता है जैसे हम करते हैं। सही बात है। हम अपने तरीके से प्यार भेजते रहते हैं और जब सामने से वैसी प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो हमें लगता है कि शायद प्यार में ही कमी है। जबकि असल में हो सकता है कि कमी प्यार में नहीं, बल्कि उस डिलीवरी सिस्टम में हो। तो चलिए इस पैकेज को अनपैक करते हैं। पहली भाषा है तारीफ के शब्द, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। नोट्स में सीधे सीधे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, या कुछ और गहरा, जैसे तुम्हारी वजह से घर घर जैसा लगता है। हाँ। सतही तौर पर तो ये बस तारीफ करना लगता है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ तारीफ से कहीं ज्यादा गहरा है। ये इंसानी मनोविज्ञान की एक बहुत बुनियादी जरूरत से जुड़ा है। अच्छा। हमें देखे जाने, पहचाने जाने और हमारी सराहना किए जाने की जरूरत। जिन लोगों की प्राथमिक प्रेम भाषा तारीफ के शब्द है ना, उनके लिए मौखिक पुष्टि किसी भी तोहफे या काम से ज्यादा शक्तिशाली होती है। ये इस बात की पुष्टि है कि मैंने तुम्हें देखा, मैंने तुम्हारे प्रयास को देखा और मैं उसकी कदर करता हूँ। और यहीं से अक्सर टकराव शुरू होता होगा, है ना? अरे, आपने एकदम सही नब्ज पकड़ी है। मान लीजिए किसी की भाषा है तारीफ के शब्द, हाँ। लेकिन उनके पार्टनर की भाषा कुछ और है, जैसे सेवा के कार्य। हाँ। वो पार्टनर शायद सोचेगा सिर्फ बोलने से क्या होता है, मीठे शब्द तो कोई भी बोल सकता है। बिल्कुल, यही वो जगह है जहां प्यार लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाता है। सेवा के कार्य वाला व्यक्ति शायद अपने पार्टनर के लिए सुबह उठकर चाय बनाएगा, गाड़ी साफ कर देगा और सोचेगा कि उसने अपना प्यार जाहिर कर दिया। हाँ। लेकिन तारीफ के शब्द वाले पार्टनर को शायद बस ये सुनना था, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। अच्छा। उसके लिए चाय का कप प्यार का प्रतीक नहीं है, बल्कि वो शब्द हैं जो सीधे उसके आत्म मूल्य को संबोधित करते हैं। उनके लिए चुप्पी या आलोचना प्यार की कमी का सबसे बड़ा सबूत हो सकती है। मतलब वो आपके बनाए चाय पी लेंगे, पर अंदर से इमोशनली भूखे रह जाएंगे। एकदम सही। ये बहुत दिलचस्प है। लेकिन दूसरों के लिए दुनिया के सारे शब्द भी शायद उस एक पल की बराबरी नहीं कर सकते जब आप बस उनके साथ हों, जो हमें हमारी दूसरी भाषा पर लाता है, साथ बिताया वक्त, क्वालिटी टाइम। मुझे नोट्स में दिया गया निर्देश बहुत पसंद आया। अपने फोन को साइलेंट करो और आप अनम्यूट होकर बातें करो, उसे सुनो। क्या बात है। यहाँ अनडिवाइडेड अटेंशन यानी बिना बंटा हुआ ध्यान देने पर जोर है। और आज की दुनिया में ये शायद सबसे मुश्किल और इसीलिए सबसे कीमती भाषाओं में से एक है। सही बात है। हम विकर्षणों के दौर में जी रहे हैं। हमारी टेक्नोलॉजी को डिजाइन ही इस तरह किया गया है कि वो हमारा ध्यान खींचे और उसे बांटे। इस प्रक्रिया में एक दिमागी लागत लगती है जिसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। हर बार जब आपका ध्यान बढ़ता है ना, तो आपके दिमाग को दोबारा फोकस करने में ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। तो जब हम अपने पार्टनर के साथ बैठकर भी फोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो हम असल में उनके साथ हैं ही नहीं। बिल्कुल नहीं। आप शारीरिक रूप से वहां हैं, पर मानसिक और भावनात्मक रूप से आप कहीं और हैं। ऐसे में किसी को अपना पूरा ध्यान देना, सच में सब कुछ किनारे रखकर सिर्फ उन पर फोकस करना, एक बहुत शक्तिशाली इशारा है।
ये कहने जैसा है, इस पल में, इस दुनिया की तमाम चीजों में से मेरी प्राथमिकता तुम हो। सही। एक साथ सोफे पर बैठकर दो अलग अलग फोन स्क्रॉल करना क्वालिटी टाइम नहीं है। क्वालिटी टाइम का मतलब है जुड़ाव, गहरी बातचीत और साझा अनुभव। चाहे वो साथ में टहलना हो। हाँ, या बस बैठकर दिन कैसा गया है इस पर बात करना हो। इस भाषा वाले व्यक्ति के लिए आपका समय ही सबसे बड़ा तोहफा है। समय का तोहफा। ये बात मुझे तीसरी भाषा पर ले आती है, जो अक्सर मुझे लगता है गलत समझी जाती है, तोहफे लेना। हाँ, ये बहुत होता है। मुझे लगता है तोहफे लेना आज भी कई लोगों को बहुत सतही या मटीरियलिस्टिक लग सकता है। बिल्कुल। इसको गलत समझे जाने का खतरा सबसे ज्यादा है ना? हाँ, और ये सबसे आम गलतफहमी है। नोट्स इस बात को बहुत अच्छे से साफ करते हैं कि ये महंगी गिफ्ट के बारे में नहीं है। ये सोचे हुए गिफ्ट के बारे में है जो खुशी देता है। इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत दिलचस्प है। तोहफा असल में सोच और स्नेह का एक ठोस भौतिक प्रतीक है। अच्छा। ये इस बात का सबूत है कि जब आप अपने पार्टनर के साथ नहीं थे, तब भी वे आपके दिमाग में थे। मतलब ये ऑब्जेक्ट परमानेंस जैसा कुछ है, जैसे एक बच्चा जानता है कि खिलौना तब भी मौजूद है जब वो दिख नहीं रहा। अरे वाह, क्या बढ़िया कनेक्शन बनाया है। यहाँ तोहफा ये याद दिलाता है कि प्यार तब भी मौजूद है जब पार्टनर सामने नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है। ये विजुअल रिमाइंडर ऑफ लव है। जिन लोगों की ये भाषा है, उनके लिए छोटे छोटे प्रतीक प्यार की निरंतरता का आश्वासन होते हैं। इसलिए यहाँ कीमत का कोई मतलब नहीं है। नोट्स के उदाहरण बहुत प्यारे हैं। एक चॉकलेट, रास्ते से उठाया हुआ एक फूल, या वो वॉइस नोट वाला कि कहना भूल गया था, सुबह बहुत सुंदर लग रही थी। हाँ, यह उस व्यक्ति से कहता है, मैंने तुम्हें देखा, मैंने तुम्हें याद किया, और ये उसका सबूत है। सही। उनके लिए एक भूला हुआ जन्मदिन या सालगिरह सिर्फ एक तारीख भूलना नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि उनके बारे में सोचा नहीं गया, जो उन्हें बहुत ज्यादा चोट पहुंचा सकता है। मुझे वो वॉइस नोट वाला आइडिया बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर किसी के लिए ये तोहफे या बातें मायने नहीं रखती, बल्कि सिर्फ काम मायने रखते हैं, यहीं पर हमारी चौथी भाषा आती है, सेवा के कार्य, एक्ट्स ऑफ सर्विस। ये बहुत ही भरोसेमंद और घरेलू लगता है। हाँ। नोट्स में उदाहरण है, चाय बना दो, बर्तन धो, ब्रेकफास्ट में हेल्प कर दो। ये सीधे तौर पर इस विचार से जुड़ा है कि कुछ लोगों के लिए एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बिल्कुल। जिस व्यक्ति की प्यार की भाषा सेवा के कार्य हैं, उसके लिए अपने साथी को कोई काम करते हुए या जिम्मेदारी साझा करते हुए देखना प्यार और समर्थन की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। ये व्यवहारिक रूप से उनका बोझ हल्का करने और ये दिखाने के बारे में कि हम इस जिंदगी में एक टीम है। तो उनके लिए आई लव यू कहना उतना असरदार नहीं होगा जितना कि निश्चित रूप से नहीं, जितना कि बिना कहे उनके हिस्से के बर्तन धो देना। हाँ, मेरे एक जानने वाले हैं जिनकी प्रेम भाषा यही है। उनकी पत्नी ने एक बार उनके जन्मदिन पर उनके सारे टैक्स पेपर्स ऑर्गेनाइज कर दिए। अच्छा। वो कहते हैं कि वो आज तक का सबसे रोमांटिक तोहफा था। अब कोई और सुनेगा तो हंसेगा, लेकिन उनके लिए ये इस बात का प्रतीक था कि उनकी पत्नी उनके तनाव को समझती है और उसे कम करना चाहती है। सही बात है। जब उनका पार्टनर बिना कहे घर का कोई काम कर देता है, तो ये उनके लिए आई लव यू कहने से भी ज्यादा गहरा संदेश होता है। और इसके विपरीत अगर उनका पार्टनर आलस करता है, वादे तोड़ता है या काम टालता है, तो ये उन्हें महसूस कराता है कि उनकी परवाह नहीं की जा रही है। ये सच है। कभी कभी थके होने पर एक कप चाय दुनिया की सबसे रोमांटिक चीज लग सकती है। बिल्कुल। इन सभी भाषाओं में एक बात कॉमन है, ये एहसास कि कोई आपके लिए मौजूद है। और शायद कोई भी भाषा इस एहसास को उतनी सीधे तौर पर नहीं पहुंचाती जितनी हमारी अंतिम पांचवी भाषा, शारीरिक स्पर्श, फिजिकल टच। हाँ, शारीरिक स्पर्श इंसानों के लिए जुड़ाव का सबसे मौलिक तरीका है। जन्म से ही स्पर्श सुरक्षा, आराम और अपनेपन का एहसास कराता है। ये सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि एक न्यूरोकेमिकल जरूरत भी है। जब हम किसी अपने को गले लगाते हैं या हाथ पकड़ते हैं, तो शरीर में ऑक्सीटोसिन जैसा हार्मोन रिलीज होता है, जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं। हाँ, कर्डल हार्मोन या लव हार्मोन। ये तनाव कम करता है और जुड़ाव की भावना को मजबूत करता है। तो जिन लोगों की ये भाषा है, उनके लिए शारीरिक दूरी असल में एक केमिकल कमी जैसी महसूस हो सकती है। बिल्कुल। उनके लिए स्पर्श सुरक्षित, प्रिय और जुड़ा हुआ महसूस करने का एक सीधा, बिना फिल्टर वाला तरीका है। और ये सिर्फ रोमांटिक इशारों तक सीमित नहीं है। सोफे पर बैठते हुए घुटने का छूना, चलते हुए हाथ पकड़ना या मुश्किल दिन के बाद एक कस कर गले लगाना, ये सभी चीजें उनके लव टैंक को भर देती हैं। अच्छा। उनके लिए शारीरिक दूरी भावनात्मक दूरी की तरह महसूस हो सकती है। ये उपस्थिति और आराम को बिना एक भी शब्द कहे संप्रेषित करने का एक बहुत शक्तिशाली माध्यम है। जैसा कि नोट्स में लिखा है,
ये वो स्पर्श है जो कहता है मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। बिल्कुल। तो हमने सभी 5 भाषाओं, तारीफ के शब्द, साथ बिताया वक्त, तोहफे, सेवा के कार्य और शारीरिक स्पर्श को कवर कर लिया है। अब इन सब को एक साथ लाते हैं। स्रोत से अंतिम निर्देश है अपनी और पार्टनर की लैंग्वेज पहचानो। हाँ। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर असल जिंदगी में मुश्किल हो सकता है। कोई ये कैसे पता लगाएगा कि प्राथमिक भाषा कौन सी है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि लोग अक्सर बहुभाषी होते हैं। हमारी एक प्राथमिक भाषा हो सकती है, लेकिन हमें दूसरी भाषाओं की भी जरूरत होती है। इसे समझने के लिए थोड़ा जासूस बनना पड़ता है, पर 2 सबसे मजबूत सुराग हैं। पहला, ये देखिए कि आपका पार्टनर स्वाभाविक रूप से प्यार दिखाने के लिए क्या करता है। अच्छा। लोग अक्सर उसी भाषा में प्यार देते हैं जिसमें वे पाला चाहते हैं। अगर वो हमेशा आपकी तारीफ करते हैं तो शायद उनकी भाषा वही है। और दूसरा सुराग? दूसरा और शायद इससे भी ज्यादा बताने वाला ये है कि वे क्या न मिलने की सबसे ज्यादा शिकायत करते हैं। छिपी है। क्या वो अक्सर कहते हैं हम कभी साथ में वक्त नहीं बिताते, या तुमने कभी मेरे लिए कुछ खास नहीं किया? बिल्कुल। उनकी सबसे गहरी चोट अक्सर उनकी सबसे गहरी भावनात्मक जरूरत की ओर इशारा करती है। ये उनकी प्राथमिक भाषा है जो भूखी है। मतलब उनकी शिकायतों में ही उनकी प्रेम भाषा का राज छिपा हो सकता है। पर यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या इस फ्रेमवर्क पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने का कोई खतरा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग इसे एक बहाने की तरह इस्तेमाल करने लगे, जैसे ओ मेरी प्रेम भाषा तो शारीरिक स्पर्श है, इसलिए अगर तुम मुझे गले नहीं लगाओगे तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये फ्रेमवर्क एक टूल है, हथियार नहीं। सही। इसका उद्देश्य सहानुभूति और समझ बढ़ाना है, ना कि अपने पार्टनर पर मांगे थोपना। असली चुनौती सिर्फ भाषा पहचानने की नहीं है, बल्कि सहानुभूति और प्रयास की है। असली विकास तब होता है जब आपको अपने साथी की खातिर एक ऐसी भाषा बोलना सीखना पड़ता है जो शायद आपकी अपनी न हो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। बिल्कुल। मान लीजिए आपकी भाषा सेवा के कार्य हैं और आपके पार्टनर की तारीफ के शब्द। आप शायद बर्तन धोकर अपना प्यार दिखा रहे हैं, लेकिन उन्हें बस ये सुनने की जरूरत है कि आप उन पर गर्व करते हैं। इस अंतर को समझना और उस पर काम करना ही रिश्ते को मजबूत बनाता है। तो कुल मिलाकर इन भाषाओं को समझने से ये सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि प्यार न केवल महसूस किया जाए, बल्कि प्रभावी ढंग से डिलीवर और प्राप्त भी किया जाए। हाँ। ये गलत फहमियों को दूर करने का एक तरीका है ताकि आपके प्रयास सही जगह पहुंचे और आप अपने पार्टनर के लव टैंक को उसी ईंधन से भरें जिसकी उन्हें जरूरत है। सही कहा। और मैं इस चर्चा को एक अंतिम विचारोत्तेजक सवाल के साथ समाप्त करना चाहूंगा। अच्छा? हमने प्यार व्यक्त करने के 5 तरीकों की बात की जो काफी हद तक सार्वभौमिक लगते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या कोई छठी या 7वीं भाषा भी हो सकती है जो हमारे डिजिटल युग में उभर रही हो? दिलचस्प है। क्या सोच समझकर मीम भेजना जो दिखाता है कि आप उनके ह्यूमर को समझते हैं एक नई भाषा का रूप ले रहा है? या एक दूसरे के लिए प्लेलिस्ट बनाना? बिल्कुल, जो भावनाओं को व्यक्त करने का एक नया बहुत ही व्यक्तिगत तरीका है। शायद प्यार की भाषा स्थिर नहीं है, यह समय और तकनीक के साथ विकसित होती है। यह सोचने के लिए एक दिलचस्प पहलू है। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताएं और किसी ऐसे के साथ शेयर करें जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। चलिए मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए।